हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे विषय नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? संविधान से हमारा परिचय। देखिए, संविधान से हमारा परिचय, ये संसद है और इस संविधान का जो कार्य है, नियम, इन सभी को यहाँ पर बैठकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वह इन प्रावधानों पर, संविधान में लिखित प्रावधानों पर कार्य करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारी बारी से, थोड़ा सा जान ले, समझ ले इसको क्या है। सबसे पहले आपको समझना है, क्या समझना है कि सब आप जानते हैं कि पिछले कक्षा में हमने पढ़े कि हमने हमारे नागरिक जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य को हमको किस तरह से कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए हमें, यह हमने उस पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। इसके पश्चात हमने जाना कि जिससे हमने कुछ नियम और कानून के आधार पर और नियमों का पालन करना सीखा था। जिस तरह से हमारा परिवार, गांव, समाज, हमारा विद्यालय और यहाँ तक कि कुछ प्रतियोगिताएं जो होती है वो भी कुछ न कुछ सीमित नियमों के आधार पर ही चलते हैं और उसके ऊपर ही कार्य करते हैं वो। लेकिन देश, जहाँ तक देश की बात है, देश के लिए हमें शासन चलाने के लिए संबंधित कानून और प्रावधानों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का अर्थ क्या है, संविधान किसे कहते हैं। देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध तरीके से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लिया, समझ में नहीं आया फिर भी ध्यान समझ लो कि देश का जो शासन चलाने के लिए संबंधित कानून एवं प्रावधान एकत्रित एवं सूत्रबद्ध तरीके से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। देश को चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून, ये सभी लिखित दस्तावेज हैं, मतलब ये सब लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं हमारे। इन नियम और कानूनों का निर्माण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो करते हैं। सरकार विसंगति युक्त कानून नहीं तैयार कर सकती, अगर ऐसा करती भी है, ऐसा अगर होता है तो उसके ऊपर न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि संविधान में उल्लिखित कानून और प्रावधान क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। जैसे कि नागरिकत्व, जिसको हम नागरिकत्व मतलब नागरिक, जिसको नागरिक का प्रावधान जिसको दिया जाता है, उनके फिर अधिकार नागरिकों के। उसके पश्चात हम जानेंगे नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध। अब ये कैसा, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध कैसा? क्योंकि चाहे वो किसी भी प्रशासन हो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका, राज्य, इन सभी संस्थाओं के साथ नागरिकों का जो संबंध है वो सही उचित रूप से होना चाहिए। सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, अभी सरकार जो कानून और नियम बनाती है, इन सभी के जो कानून और प्रावधान जो है वो संविधान में उल्लेखित हैं। चुनाव प्रक्रियाओं के बाद जानकारी जो है वह सभी नहीं इसी के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत उल्लेखित है। सरकार की सीमाएं मतलब सरकार को अपनी सीमाएं लांघ नहीं सकते, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसी हद तक वो काम कर सकते हैं। ये सब प्रावधान जो है संविधान में है। राज्य सरकार के अधीन अधिकार क्षेत्र, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र मतलब उनके कौन कौन से अधिकार हैं, वो इन सब का प्रावधान जो है संविधान में उल्लेखित है। आगे हम देखते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कानून के दायरे में रहकर शासन किया जा सके। क्यों? संविधान नियमों और कानूनों के दायरे में पर ही रहकर शासन किया जा सके, ताकि जो
प्रशासन जो है हमारा वह मनमानी ना कर सके। दूसरा टॉपिक है कि नागरिकों को की स्वतंत्रता का बरकरार रहनी चाहिए रखने के लिए, है ना। तो संविधान हमें अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की भी इजाज़त देता है। किसी प्रकार की कोई मनमानी न की जा सके, मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई मनमानी न कर सके उचित अनुचित ढंग से, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। उसके अलावा लोकतंत्र और अधिक मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को अधिक मजबूत करने के लिए का मतलब, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से, है ना। तो उनके जब लोग अधिक से अधिक लोग अगर इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो संविधान अधिक मजबूत बनेगा। इसीलिए लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, और व्यक्ति, समाज, गांव, नगर, राज्य, देश और विदेशों के साथ सौहार्द बना कर रह सके। सौहार्द बना कर रह सके मतलब एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित रह सके, बना के रह सके। और नागरिकों के उत्तरदायित्व के लिए, नागरिकों के उत्तरदायित्व मतलब हर वह नागरिक जो इस देश में रहता है उसका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है अपने देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए। यह भी इसीलिए इन सभी के उत्तरदायित्व की जो आवश्यकता पड़ी वो संविधान ने उसको दी, उसके माध्यम से ही वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इस तरह से हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रशासन जो होता है उसे किसे कहते हैं, उसका क्या काम होता है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत किन किन बातों का समावेश होता है, प्रशासन के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश होता है। देखिए क्या है, प्रशासन जो है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर। दरिद्रता का उन्मूलन करना इनकी जिम्मेदारियां हैं। रोजगार निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये मूलभूत कार्य है ये। और इसके अलावा उद्योग एवं व्यवसाय को प्रोत्साहन देने का जो कार्य है। उसके अलावा दुर्बल और वर्गों का संरक्षण करना, साथ ही साथ महिला, शिशु एवं आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना। और इसके अलावा जो भी काम है, प्रशासन जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के जो कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो सब प्रशासन करती है, और ये जिम्मेदारी जो होती है वह प्रशासन की होती है। आइए चलते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा करते हैं। संविधान का निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो संविधान की निर्माण की पृष्ठभूमि रखी गई। फिर संविधान सभा का गठन किया गया, और उसमें महत्वपूर्ण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो योगदान है उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि संविधान निर्मिति में सबसे महत्वपूर्ण काम जो था, महत्वपूर्ण योगदान, जिसकी भागीदारी हम जिसको कहेंगे, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। चलिए चलते हैं, इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं हम। क्या है देखिए, पृष्ठभूमि सबसे पहले हम समझते हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी थी सन 1946 को ही। उस समय ऐसी मांग उठी कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा बनाए गए नियमों पर ही चलना चाहिए, और जिसके लिए एक समिति का गठन हुआ, और उसी समिति को हम संविधान सभा कहते हैं। चलिए जानते हैं इन संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा किसे कहते हैं, वो कैसे निर्मित हुई। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पश्चात राज्य प्रशासन की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत ऐसे विभाग बनाए गए, जिसमें वहाँ का प्रशासन जो है उन्हीं के द्वारा चलाया जाने लगा। मतलब जिनका प्रांतों का प्रशासन था उन्हीं के द्वारा चलाया जाने लगा। कुछ भागों में वहाँ का प्रशासन जो था, वहाँ के नरेश मतलब राजा चलाते थे, और उन्हें हम रियासतें कहते हैं। रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो भी संविधान सभा में सभी प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे रियासतदारों के, उनका भी समावेश हुआ। और संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए। और फिर इसके बाद शुरू हुआ संविधान निर्मिति का कार्य, जिसमें
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो उसके बारे में वो योगदान को हम चलते देखते हैं। देखिए क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, मसौदा मतलब प्रारूप, जहाँ पर ये कार्य होना था, जहाँ इसे गठित होना था, ये संविधान निर्मित होनी थी, उसका एक प्रारूप तैयार किया गया करना था और उसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये विभिन्न देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ संविधान का निर्माण कार्य किया। उनके द्वारा लिखित संविधान का प्रारूप संविधान सभा में रखा गया और जब कई संशोधन और कुछ सुधार सुझाव दिए गए, उनके ऊपर उन प्रारूप में संबंधित प्रश्नों पर उत्तर देना, अभिप्रायों के आधार पर बदलाव करना और प्रत्येक कानून और नियमों को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और इन्हीं सभी कार्यों के लिए उन्हें, इसी योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाने लगा और कहते हैं। संविधान पूर्ण होने पर इसे संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, पूरी तरह से स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए इसी दिन को, कौन से दिन को, 26 नवंबर को संविधान दिन के रूप में मनाते हैं। और जब 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में जनता के हितों के लिए संविधान का कार्यान्वयन किया गया और इसीलिए 26 जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से आज हम इस भाग में संविधान से हमारा जो परिचय है वह हमने संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे नए नए वीडियो के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।